संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। नई संसद में राष्ट्रपति पहली बार दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी, जिसमें वो सरकार की उपलब्धियां बताएंगी। ये मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट है और इस साल आम चुनाव होने हैं, इसलिए इस बार ये अंतरिम बजट होगा। इस बार सरकार जो बजट पेश करेगी वो सिर्फ नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा। आम चुनावों के बाद चुनी गई सरकार की ओर से जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सदन में बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नागरिकों को बजट में राहत मिलने की उम्मीद है। 9 फरवरी तक चलने वाला बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकता है। बजट से पहले एक खुशखबरी आई है। वित्त मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024-25 वित्त वर्ष में भी जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा रह सकती है। ऐसा हुआ तो ये लगातार चौथा साल होगा जब जीडीपी विकास दर 7% से ज्यादा होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बजट से ठीक पहले देश के लिए अच्छी खबर आई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, इसका अनुमान लगाया गया है और इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी मानी जा रही है। समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में 7% की रफ्तार से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। 3 साल में ही देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी। भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 2030 तक $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। इस समीक्षा रिपोर्ट में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दावा किया गया है कि चालू वित्त वर्ष और आने वाले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 7% की रफ्तार से बढ़ेगी, यानी कि तेज विकास की रफ्तार जारी रहेगी। तो वही कहा गया है कि साल 2030 तक भारत $60 ट्रिलियन जीडीपी वाला देश बन सकता है। मंत्रालय को उम्मीद है कि लगातार सुधारों से 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था $7 लाख करोड़ की हो सकती है। भारत अगले 3 साल में $5 लाख करोड़ के साथ तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन जाएगा। इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत अच्छी होने की संभावना है। देखिए, क्लियरली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 3 साल में बन जाएंगे। 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना है। उसके अलावा $7 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 तक बनने की संभावना है। ये जो आर्थिक सुधार हुए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, उसकी वजह से इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 10 साल में किस तरह देश में तेजी से विकास हुआ है। 10 साल पहले भारत मौजूदा बाजार कीमतों पर $1.9 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। वहीं आज ये $3.7 ट्रिलियन जीडीपी के साथ 5वें पायदान पर पहुंच चुका है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, अगर उन्हें जारी रखा गया तो 2047 तक देश को विकसित देश बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि अगर वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमान सही साबित होता है तो कोरोना के बाद ये लगातार चौथा साल होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% से ऊपर रहेगी। इसका मतलब हम चीन की अर्थव्यवस्था के और नजदीक पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि जो रिफॉर्म्स पिछले 10 सालों में किए गए हैं, जो कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई हैं, उन सब का नतीजा हमको आज देखने को मिल रहा है। इस बीच अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार आम चुनाव से पहले बजट में नए कल्याणकारी कार्यक्रमों पर बड़े खर्च के बजाय अर्थव्यवस्था को तेज बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर दे सकती है, ताकि समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
माना जा रहा है कि रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार बुनियादी ढांचे पर भी भारी खर्च जारी रखेगी। ऐसे में अब सबकी नजरें टिक गई हैं आने वाले बजट पर, और बजट से पहले वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार आज रिटायर हो रहे हैं और 1 फरवरी को यूपी को फिर से नया कार्यवाहक डीजीपी मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक पूर्णकालिक डीजीपी बनाने के लिए यूपीएससी को प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। यूपी पुलिस के नए मुखिया की रेस में कई नाम शामिल हैं, लेकिन 1988 बैच के आईपीएस आनंद कुमार अगले डीजीपी की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। फिलहाल आनंद कुमार सीबीसीआईडी के डीजी हैं। वे डीजी जेल और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रह चुके हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर आज अहम दिन है। व्यास जी के तहखाना मामले में जिला कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। दोपहर 2:30 बजे फैसला आ सकता है। पूजा पाठ के अधिकार को लेकर शैलेंद्र कुमार पाठक की तरफ से दाखिल किया गया था और ये वाद उन्हीं की तरफ से दाखिल किया गया था। याचिका में वादी की ये मांग है कि साल 1993 के पहले की तरह उन्हें वहां पर अब भी पूजा का अधिकार दिया जाए। बीते 17 जनवरी को जिला जज की अदालत में व्यास जी के तहखाना का रिसीवर डीएम को नियुक्त किया गया था। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से पूर्व मंत्री और एमएलसी दारा सिंह चौहान ने मुलाकात की है। जहां पर ये मुलाकात हुई है, ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी से मिले हैं दारा सिंह चौहान। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने इस लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा पार्टी ने संभल से शफीकुर रहमान बर्क को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने संभल से शफीकुर रहमान बर्क को, फिरोजाबाद से अक्षय यादव को, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य को और बदायूं से धर्मेंद्र यादव को, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया को टिकट दिया है। इसके अलावा उन्नाव से अनु टंडन को, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को टिकट दिया गया। अकबरपुर से राजा राम पाल को, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल को, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद और अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा को टिकट दिया गया है। बस्ती से रामप्रसाद चौधरी को, गोरखपुर से काजल निषाद को टिकट दिया गया है। सपा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने क्या प्रतिक्रिया दी, वो सुनवाते हैं आपको। नेतृत्व जो कमेटी बनी है मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में, जैसे माननीय अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी, सलमान खुर्शीद साहब, ये लोग हैं उसमें। मैं समझता हूँ कि ये लोग बात कर रहे हैं और बहुत जल्द उसका निस्तारण हो जाए। प्रभारी बनाए हैं या जो कैंडिडेट घोषित किए हैं उसका जवाब वही दे सकते हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोग की जो भी बात चल रही है बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बहुत ही मजबूती से इस बात चल रही है। प्रेशर टैक्टिक्स कांग्रेस में कभी प्रेशर का काम नहीं हुआ। हम सब लोग प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं और निश्चित तौर से प्यार मोहब्बत से ही चीज़ें आगे चलती हैं और हमारी बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात चल रही है।
मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अखिलेश के करीबी पूर्व ब्लॉक प्रमुख मनोज यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ ही मनोज यादव ने सपा पर कई आरोप लगाए और बीजेपी सरकार की तारीफ की। घर में अब अंदरूनी कलह की वजह से यहाँ पार्टी के मैनपुरी स्तर पे काफ़ी गुट बने हुए हैं और नेता जो हैं पार्टी समाजवादी पार्टी के वो पब्लिक का काम न करते हुए एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, जिससे कि व्यथित होकर ही मैं यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। एक्चुअली अखिलेश जी हमें राजनीति में लेके आए थे, उनकी वजह से मैं ब्लॉक प्रमुख भी बना था, लेकिन ऐसी गुटबाजी हो गई है और जब सरकार थी उस समय भी हम कोई काम भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारा मेन धंधा तो बिजनेस है। और आज जब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उससे कई 10 गुना करीब 5-6 हज़ार करोड़ के हम काम कर रहे हैं। मेरठ थाना मेडिकल क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके में शादी के महज 3 दिन के बाद दुल्हन फरार हो गई। पेट दर्द की शिकायत को लेकर बहू को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने जब बहू को प्रेग्नेंट बता डाला तो ससुराल वालों के होश उड़ गए। इतना ही नहीं, बहू अस्पताल से ही फरार हो गई, जिसके बाद अब बहू की तलाश में ससुराल वाले पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। बहू की बरामदगी के लिए ससुराल वाले थाने से लेकर एसएसपी तक के चक्कर काट चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप बनाएंगे फिल्म सिटी। सबसे ऊंची बोली लगाकर पाई फिल्म सिटी परियोजना यमुना क्षेत्र में ये बसाई जाएगी। इंटरनेशनल फिल्म सिटी सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये फिल्म सिटी, और सबसे ऊंची बोली लगाकर इस परियोजना को पाया है बोनी कपूर भूटानी ग्रुप ने। तो यमुना क्षेत्र में ये फिल्म सिटी बसाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट ये फिल्म सिटी है।